हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले क्लास 12 फिजिक्स के डुअल नेचर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि बहुत बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। सोडियम और मॉलिब्डेनम दो मेटल दे रखे हैं, दोनों का वर्क फंक्शन दे रखा है। अब बोला गया विच ऑफ दीज मेटल शो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन फॉर रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 3300 एंगस्ट्रॉम। मतलब दोनों मेटल पे इस रेडिएशन का, इस वेवलेंथ का रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा था, किसमें से फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इस इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी निकालना है। और अगर इस इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस रेडिएशन की एनर्जी निकालते हैं, वो भी किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो तरीका से समझिएगा, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, जब वेवलेंथ दे रखा होता है तो hc/λ। तो बच्चों hc/λ से जो एनर्जी निकालोगे तो वो आएगा जूल में, लेकिन हमें एनर्जी चाहिए किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, सो दैट हम कंपेयर कर सके। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करने के लिए आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करना होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि जब आप Hc, ये कांस्टेंट है, और ये तीनों चीज़ को जब आप सॉल्व करेंगे ना, तो आप यूज़ कर सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो एक न्यूमेरिकल याद कर लो, ज़्यादा आसानी से न्यूमेरिकल करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो H भी कांस्टेंट, C भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। इसको जब आप सॉल्व करके निकालोगे तो वो आएगा 99/8 इंटू में 10⁻⁻7 और अपॉन में लैम्डा। तो आप डायरेक्ट इस तरह से यूज कर सकते हैं, इसको वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एनर्जी कितना हो जाएगा, E = 99/8 इंटू 10⁻⁻7 और लैम्डा क्या है 3300 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 10⁻⁻10। तो E = 99/8 इंटू में 10⁻⁻7 और इसका ये अगर हम इसको यहाँ दे दें तो कितना हो जाएगा, 33 इंटू में 10⁻⁻8 हो जाएगा। ये ऊपर चला जाएगा तो 99/8 और ये ऊपर चला जाएगा तो 10 हो जाएगा। 10/33 ये कट के 3 टाइम हो जाएगा और उसके बाद ये हो जाएगा कितना, 2 4 जा और ये 2 5 जा। तो आंसर आएगा 15/4 यानी कि 3.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा बच्चों। यानी इतने एनर्जी का लाइट सोडियम पे और मॉलिब्डेनम पे पड़ रहा है। ये सोडियम है और ये मॉलिब्डेनम, दोनों पे इतने एनर्जी वाला लाइट इंसिडेंट हो रहा है। तो बच्चों देखो, इसका वर्क फंक्शन, सोडियम का जो वर्क फंक्शन है वो कितना है, वो 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसका जो वर्क फंक्शन है मॉलिब्डेनम का वो है 4.175। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन का एमिशन तो नहीं होगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा, लेकिन इसमें से आसानी से इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो जाएगा। यानी कि सोडियम फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन शो करेगा क्योंकि इसका वर्क फंक्शन इंसिडेंट लाइट की एनर्जी से क्या है, कम। इसमें से तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसका वर्क फंक्शन ही 4.175, यानी कि इसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी, कम से कम 4.175। लेकिन जो लाइट डाल रहा है उसकी एनर्जी कितनी है, 3.75। तो इसमें से फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा, लेकिन सोडियम में से फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या है, इफ फोटोन्स ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू are incident on metal A and B of threshold frequency nu/2 and nu/3 respectively, find ratio of maximum kinetic energy। बच्चों तो इसके लिए आपको आइंस्टाइन इक्वेशन याद होना चाहिए। तो देखो क्या होता है आइंस्टाइन इक्वेशन, एकदम आसानी से एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन सीखिए। यानी कि h न्यू किसके इक्वल होता है, h0 प्लस में EV0 यानी कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ये होता है आइंस्टाइन इक्वेशन। तो इसी के हेल्प से आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से बताइए कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा h माइनस h0। तो दो केस है, तो पहले k1 k2 निकाले, ऐसे ले लेते। केस 1 के लिए k1 तो h इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी तो यही रहेगा माइनस h0। ये न्यू0 क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो मेटल A के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, nu/2। तो यहाँ पर लिखेंगे nu/2। तो k1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, hν माइनस hν/2। तो ये हो जाएगा hν/2। और जब मेटल 2 के लिए काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निकालेंगे k2 तो hν ही रहेगा और माइनस का hν0 यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। न्यू0 कितना है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर मेटल भी कितना, nu/3।
तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2h न्यू बाई 3। दोनों का रेशियो लेने को बोला तो K1 अपॉन में K2 क्या आ जाएगा h न्यू बाई 2 और ये हो जाएगा कितना 3 अपॉन में 2h न्यू। तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा 3/4 आ जाएगा रेशियो। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ दे रखा है और सबसे पहला पार्ट पूछा गया विच वन हैज हायर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, किसका न्यू नॉट ज्यादा होगा। तो देखिए पहला पार्ट करके दिखाता हूँ। आइंस्टाइन इक्वेशन क्या होता है, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस में ई वी नॉट। बच्चों हम सब जानते हैं कि y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है और x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या होता है 0। तो फ्रीक्वेंसी एक्सिस पे स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा 0। तो आप लिखना एट फ्रीक्वेंसी एक्सिस पे स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा 0 होगा। यानी यहाँ पर भी स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 होगा और यहाँ पर भी स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 होगा। तो इस इक्वेशन में स्टॉपिंग पोटेंशियल की जगह 0 डालें तो क्या आ जाएगा एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। तो एच से एच कट जाएगा तो न्यू किसके इक्वल आ जाएगा न्यू नॉट। यानी कि फ्रीक्वेंसी एक्सिस पर जो फ्रीक्वेंसी लिखा होता है वही किसके इक्वल होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के। तो साफ साफ दिख रहा है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर P ये कितना है 3 इंटू में 10⁻⁴ हर्ट्ज और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर Q कितना हो जाएगा, Q के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 6 इंटू 10⁻⁴ हर्ट्ज। ये एक पार्ट का आंसर आ गया। और सेकेंड पार्ट में क्या पूछा गया बच्चों कि फाइंड वर्क फंक्शन ऑफ मेटल विच हैज हायर वैल्यू। इन दोनों में से किसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा ये पूछा गया है। वर्क फंक्शन किसका ज्यादा होगा, आप ध्यान से देखिए फाई नॉट किसका ज्यादा होगा। फाई नॉट इज इक्वल टू होता बच्चों एच न्यू नॉट। जिसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा उसका वर्क फंक्शन भी ज्यादा होगा। तो किसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, क्यू वाले का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो इसका वर्क फंक्शन भी क्या होगा ज्यादा। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर Q क्या है ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर P। इस ये वर्क फंक्शन फॉर P क्या होगा, Q क्या होगा ग्रेटर देन वर्क फंक्शन फॉर Q। और हमें ये निकालना भी है फाइंड वर्क फंक्शन ऑफ मेटल विच हैज हायर वैल्यू। तो हमें वर्क फंक्शन निकालना है, किसके लिए निकालना होगा Q के लिए। तो वर्क फंक्शन फॉर Q, वर्क फंक्शन का फॉर्मूला आता है एच न्यू नॉट। Q का है तो न्यू नॉट हम किसका लें Q का, H की वैल्यू क्या होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 और वर्क फंक्शन फॉर Q थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर Q कितना है 6 इंटू 10⁻⁴। आंसर आ जाएगा 6.6 इंटू में 6 इंटू में 10⁻⁻20 जूल। वर्क फंक्शन एनर्जी होता है तो इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों जूल हो जाएगी। आप इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, किससे डिवाइड करके 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से अगर करेंगे तो ये जूल ना होगा क्या आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों इसमें थर्ड पार्ट में क्या बोला, फाइंड काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड बाय लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी इतना। इसी के लिए मेटल Q के लिए जिसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसी मेटल के लिए आपको क्या करना है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी निकालना है। तो फिर से हमें क्या करना होगा वर्क फंक्शन, इसको सॉल्व कर लिया तो ये लगभग कितना आएगा 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन तो आ गया। अब हमें क्या निकालना है इंसिडेंट लाइट की एनर्जी पहले निकाल लेते हैं। इंसिडेंट लाइट की ये एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी से एनर्जी निकल जाएगा। इंसिडेंट लाइट की एनर्जी होगी, अभी मैंने तरीका बताया, ये हो जाएगा कितना hc बाई लैम्डा। लेकिन फ्रीक्वेंसी दे रखा था सीधे सीधे क्या हो जाएगा h न्यू। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा आपको 1.6 इंटू में 10⁻⁻19। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आ जाएगी इंसिडेंट लाइट की। तो सीधे सीधे आ जाएगा देखिए h न्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34। फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा 8 इंटू 10⁻⁴ और अपॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और ये यहाँ से आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आ जाए तो कितना हो जाएगा ये 66 इंटू में 8 अपॉन में 16 इंटू में ये हो जाएगा कितना 10⁻⁻1 आ जाएगा। यहाँ देखिए बच्चों ये 8 से कट जाएगा 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 33 इंटू में
10⁻⁻1 यानी कितना जाएगा 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। तो बच्चों इतने लाइट की एनर्जी पड़ रहा है और वर्क फंक्शन इतना है, तो इक्वेशन क्या होता है बताइए, एच न्यू यानी एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, यही तो इक्वेशन होता है। तो एनर्जी कितना है 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वर्क फंक्शन कितना है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से आप काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आसानी से निकाल सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा बच्चों कितना 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था बच्चों। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, हमें बोला गया है स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ दे रखा है और इस ग्राफ के हेल्प से हमें प्लैंक्स कांस्टेंट h की वैल्यू निकालना है। देखिए बच्चों ये आइंस्टाइन इक्वेशन है, अगर मैं इक्वेशन बनाऊं ई वी नॉट किसके इक्वल है एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, तो यहाँ से वी नॉट किसके इक्वल हो जाए ई नीचे चला जाएगा। तो आप गौर से देखिए इस ग्राफ को, ये ग्राफ इस तरह से बनना है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन बना हुआ y इज इक्वल टू mx माइनस c। तो x का कोफिशिएंट स्लोप होता है, तो इस बार x की जगह फ्रीक्वेंसी लिखा होता है, फ्रीक्वेंसी का जो कोफिशिएंट होगा वो स्लोप होगा। तो इस ग्राफ में v नॉट वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ का जो स्लोप होता है उस स्लोप से हमें क्या मिल जाता है h अपॉन e की वैल्यू मिल जाती है। और स्लोप हम ये भी जानते हैं स्लोप किसके इक्वल होता है tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू h अपॉन में e, और tan थीटा किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है 1.23 और बेस में कितना हो जाएगा 5 से 8 कितना हो जाएगा 3 और इनटू में क्या लिखा हुआ 10⁻14 इज इक्वल टू h अपॉन में e। तो यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी 1.23 इंटू में e अपॉन में 3 इंटू में 10⁻14। तो प्लैंक्स कांस्टेंट हो जाए 1.23 e की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन में 3 इंटू में ये ऊपर चला जाएगा माइनस का 14। तो h हो जाएगा कितना, h हो जाएगा इसको भी हटा दो नीचे, तो ये हो जाएगा कितना माइनस का 1, यहाँ भी आ जाएगा माइनस का 1, तो ये हो जाएगा 1.23 इंटू में 16 अपॉन में 3 इंटू में कितना हो जाए 10⁻⁻34। इसको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा 6.6 इंटू 10⁻⁻34। तो इस ग्राफ के हेल्प से हमने किसकी वैल्यू निकाल दी प्लैंक्स कांस्टेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल इज एफ। एक मेटल है जिसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट किसके इक्वल है एफ के। व्हेन अ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 2f, जब एक लाइट जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 2f इज इंसिडेंट ऑन मेटल, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज v1। जो v मैक्सिमम है फोटो इलेक्ट्रॉन का वो कितना हो जाता है v1। ये हो गया केस 1, केस 1 हो गया। उसके बाद क्या बोला गया व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इंक्रीज टू 5f। देखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो मेटल का है वो तो वही का वही रहेगा, लेकिन अब फ्रीक्वेंसी कितना कर गया f से 5f कर दिया गया है और वेलोसिटी मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बन गया है v मैक्सिमम बन गया बच्चों v2 के। तो हमें रेशियो निकालना है v1 अपॉन v2 का। तो हम जानते हैं आइंस्टाइन इक्वेशन किसके इक्वल होता है h न्यू इज इक्वल टू h न्यू नॉट आप प्लस में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ये फॉर्मूला होता है बच्चों। तो h न्यू इज इक्वल टू h न्यू नॉट अब प्लस में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को हम बोल सकते हैं हाफ mv², यानी कि v मैक्सिमम का स्क्वायर। केस 1 में क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी कितना है 2f, तो h आप फ्रीक्वेंसी की जगह लिखेंगे 2f इज इक्वल टू h न्यू नॉट की जगह कितना लिखेंगे f अब प्लस में हाफ m v मैक्स की जगह लिखेंगे v1 का स्क्वायर। तो यहाँ से 2hf से hf माइनस होगा तो ये हो जाएगा hf, ये हो जाएगा hf इज इक्वल टू हाफ m v1 स्क्वायर। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। अब केस 2 में अगेन क्या करेंगे यही फॉर्मूला h और न्यू की जगह पे कितना हो जाएगा, इस बार न्यू की जगह लिख देता हूँ h न्यू इज इक्वल टू h न्यू नॉट प्लस में हाफ m v मैक्सिमम का स्क्वायर। तो न्यू की जगह लिखेंगे 5 तो ये हो जाएगा 5hf इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो फिक्स रहेगा, तो ये हो जाएगा hf प्लस में हाफ
एम वी मैक्सिमम कितना हो जाएगा V2, तो ये हो जाएगा V2 का स्क्वायर। तो 5HF में से एक HF माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/2 mV2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4HF। इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करें, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर दे। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा V1 स्क्वायर अपॉन में V2 स्क्वायर। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1/4, फिर अंडर रूट ले लेंगे तो V1 अपॉन में V2 किसके इक्वल हो जाएगा 1:2। ये हमारा आंसर होगा। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बहुत ही अच्छा और आसान है, इसको बहुत अच्छे से हम कर सकते हैं क्वेश्चन को। एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला गया है द वेवलेंथ लैम्डा ऑफ फोटोन एंड डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन हैव सेम वैल्यू। यानी फोटोन का वेवलेंथ और डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों सेम है। तो शो करके दिखाओ एनर्जी ऑफ फोटोन किसके इक्वल है 2 लैम्डा mc/h टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पहले निकालते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन। एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है एच न्यू या फिर हम क्या लिख सकते हैं उसे hc/λ। hc/λ इक्वेशन नंबर 1। अब हमें निकालना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डी ब्रॉय वेवलेंथ। तो डी ब्रॉय वेवलेंथ का एक फॉर्मूला होता है h अपॉन में √2m काइनेटिक एनर्जी। इसे इधर भेजिए स्क्वायरिंग कर दीजिए तो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन में 2m इंटू में काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा h स्क्वायर अपॉन में 2m लैम्डा स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। सिंपली क्या करना हमें इक्वेशन नंबर 1 को 2 से क्या कर देना डिवाइड। तो E अपॉन में काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू hc/λ और ये डिवाइड करेंगे तो उल्टा हो जाएगा 2m लैम्डा स्क्वायर अपॉन में h स्क्वायर। एक h कट जाएगा एक लैम्डा कट जाएगा तो E अपॉन में काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगा 2mc λ अपॉन में h और काइनेटिक एनर्जी इधर चला गया तो एनर्जी ऑफ फोटोन किसके इक्वल हो गया 2mc λ अपॉन h टाइम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये था प्रूफ करना और आसानी से प्रूफ हो गया। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा है। इसमें क्या बोला गया अ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल हैज सेम डी ब्रॉय वेवलेंथ फाइंड रेशियो ऑफ देयर एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल एंड देयर स्पीड। देखिए डी ब्रॉय वेवलेंथ का चारों फॉर्मूला रटा होना चाहिए h अपॉन में p, h अपॉन में mv, h अपॉन में √2m काइनेटिक एनर्जी और लास्ट h अपॉन में √2mq इंटू में एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। तो हमें ये वाला पूछा गया है तो हमें लास्ट फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में लास्ट वाला फॉर्मूला यूज होगा पहले पार्ट के लिए। तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन में √2mqv। तो हमें तो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल का रेशियो निकालना है तो स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन में 2mqv। ये आ गया हमारे पास। तो यहाँ से बता दीजिए v किसके इक्वल हो जाएगा एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल हो गया h स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर 2mq। h कांस्टेंट लैम्डा सेम है 2 सेम तो v क्या हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m इंटू में q। तो v ऑफ पहले पूछा प्रोटॉन v ऑफ प्रोटॉन अपॉन में v ऑफ अल्फा किसके इनवर्सली है तो ऊपर हो जाएगा मास ऑफ अल्फा चार्ज ऑफ अल्फा, नीचे हो जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन। बिल्कुल आसान। मास ऑफ अल्फा होता है 4m, चार्ज ऑन अल्फा होता है 2e और मास ऑफ प्रोटॉन होता है m, चार्ज ऑन प्रोटॉन होता है e। तो आंसर हो जाएगा 8:1। ये आ गया पहले पार्ट का आंसर। और दूसरे पार्ट का आंसर हमें क्या निकालना देयर स्पीड का रेशियो निकालना है। तब ये वाला यूज करेंगे। ये वाला था लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन में mv। ये v है, ये कैपिटल v एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल है, स्मॉल v क्या है स्पीड है। तो स्पीड किसके इक्वल हो गया h अपॉन में m इंटू में लैम्डा। h कांस्टेंट लैम्डा कांस्टेंट v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो गया m। तो v ऑफ प्रोटॉन अपॉन में स्मॉल v ऑफ अल्फा इज इक्वल टू मास ऑफ अल्फा अपॉन में मास ऑफ प्रोटॉन। अल्फा का मास 4m और प्रोटॉन का मास m। आंसर आ जाएगा 4:1। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या बोला गया अ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर एक्सीलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल विच वन हैज ग्रेटर डी ब्रॉय वेवलेंथ एंड लेस मोमेंटम। अगेन तो यहाँ पर सेम पोटेंशियल वाला फॉर्मूला यानी कि चौथा फॉर्मूला यूज होगा लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन में √2mq
Q इंटू में V। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, क्या क्या सेम है देख लीजिए। तो H कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट और V क्या हो जाएगा कांस्टेंट, और एक प्रोटॉन है और एक ड्यूट्रॉन है। तो प्रोटॉन का मतलब होता है 1H1 और ड्यूट्रॉन का मतलब होता है 1H2। मास इसका होगा m और इसका मास क्या होगा 2m, लेकिन दोनों का चार्ज तो क्या है सेम है, दोनों का चार्ज कितना होगा E होगा। तो इस केस में क्या क्या कांस्टेंट हो गया, H कांस्टेंट हो गया, 2 कांस्टेंट, V कांस्टेंट और चार्ज भी क्या हो गया कांस्टेंट। तो लैम्डा हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मास। तो लैम्डा ऑफ प्रोटॉन अपॉन लैम्डा ऑफ ड्यूट्रॉन किसके इक्वल हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ, इनवर्सली है तो ऊपर होगा मास ऑफ ड्यूट्रॉन और नीचे आएगा मास ऑफ प्रोटॉन। तो अंडर रूट ऑफ मास ऑफ ड्यूट्रॉन कितना हो जाएगा देखिए 2m, अब मास ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा m, तो आंसर क्या आ जाएगा √2। तो किसका वेवलेंथ ज्यादा हो जाएगा देखिए, तो यहाँ पे आएगा लैम्डा ऑफ प्रोटॉन अपॉन लैम्डा ऑफ ड्यूट्रॉन। तो लैम्डा ऑफ प्रोटॉन क्या हो गया √2 टाइम्स ऑफ लैम्डा ऑफ ड्यूट्रॉन, यानी कि प्रोटॉन का वेवलेंथ क्या होगा ड्यूट्रॉन के वेवलेंथ से ज्यादा। और किसका मोमेंटम कम होगा, तो आप इसमें लैम्डा का फॉर्मूला लगाएंगे, लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन P वाला। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा H अपॉन में लैम्डा, तो P क्या हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका मोमेंटम क्या होगा कम। तो प्रोटॉन का वेवलेंथ ज्यादा है तो इसलिए प्रोटॉन का मोमेंटम क्या होगा लेस होगा और ड्यूट्रॉन का मोमेंटम क्या होगा ज्यादा होगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन देख लो बच्चों, काफी प्यारा। हमें वेवलेंथ और एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल 1 अपॉन में अंडर रूट एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के बीच में ग्राफ दे रखा है। बोला कौन सा इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है और कौन सा प्रोटॉन को। तो देखिए इसमें चौथा फॉर्मूला लग गया, लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन में अंडर रूट ऑफ 2m Q इंटू में इसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन में अंडर रूट ऑफ V। तो देखो बिल्कुल ये y इज इक्वल टू mx का ग्राफ है, तो ये चीज क्या बता देगा स्लोप को। तो यहाँ पर से देखिए ये हो गया स्लोप के इक्वल, तो स्लोप होगा H अपॉन में अंडर रूट 2mq। अब देखिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पे चार्ज तो सेम ही होता है, चार्ज सेम, 2 सेम, H सेम। तो जो स्लोप हो गया बच्चों वो क्या हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मास। तो जिसका स्लोप कम होगा उसका मास क्या होगा ज्यादा। अब देखिए स्लोप किसका मास कम होता है, इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है कम होता है, तो उसका स्लोप क्या होगा ज्यादा। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस होता है मास ऑफ प्रोटॉन से, तो स्लोप ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो ज्यादा होगा स्लोप ऑफ प्रोटॉन से। तो स्लोप किसका ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन का, तो बी वाला क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका स्लोप क्या है ज्यादा और ए वाले का स्लोप कम है, तो ये क्या हो जाएगा प्रोटॉन हो जाएगा।